नमो नमः। मैं पुष्कर सिंह राव कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था माहेश्वर सूत्र के बारे में, तो मैं आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को अंतर्मन से पढ़ा होगा, देखा होगा। पाणिनि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन कितने हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने पिछले वीडियो में समझ लिया होगा। आज अपन संस्कृत की एक दूसरी वर्णमाला जो पाणिनीय शिक्षा पद्धति है, पाणिनि के अनुसार आज अपन देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किन किन स्वरों में किन कौन से वर्ण होते हैं, ये आज अपन देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक हो जाएगा पाणिनीय शिक्षा पद्धति। पाणिनि शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अपन सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि पाणिनि ने जो है स्वर को कितने भागों में बांटा है। स्वर को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो अच के नाम से जाना जाता है। पाणिनि के अनुसार जो स्वर बताए, पाणिनि ने क्या करा कि स्वर को कितने भागों में बांट दिया, तो 3 भागों में बांट दिया है। पाणिनि प्रश्न पूछे कि पाणिनि शिक्षा पद्धत्यनुसारेण स्वराः कति विधः भवन्ति, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, त्रिविधः भवन्ति। पाणिनि के अनुसार जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन स्वर की बात करते हैं तो उस स्वर का नाम क्या हो जाएगा, ऋस्व स्वर। सबसे पहला स्वर अपना कौन सा हो जाएगा, ऋस्व स्वर हो जाएगा। दूसरे स्वर की बात करते हैं तो दूसरा जो है स्वर होगा अपना वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। दूसरा स्वर क्या कहलाएगा, दीर्घ। तीसरे स्वर यानी तृतीय स्वर की बात करते हैं तो ऋस्व पहला हो गया, दूसरा दीर्घ हो गया, तीसरा स्वर जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए थे, 3। पहला ऋस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ठीक है। ऋस्व का मतलब होता है एक मात्रिक वर्ण, दीर्घ का मतलब होता है द्विमात्रिक वर्ण, और प्लुत का मतलब होता है त्रिमात्रिक वर्ण, त्रिमात्रिक। प्रश्न श्लोक भी आता है कि एक मात्रिक भवेद ऋस्वम, द्विमात्रिक दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रिकम प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। कि हमेशा ऋस्व स्वर जो होता है वो कैसा होता है, एक मात्रिक होता है। दीर्घ स्वर जो होता है वो कैसा होता है, द्विमात्रिक होता है। प्लुत जो स्वर होता है वो कैसा होता है, त्रिमात्रिक होता है। और व्यंजन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन वर्णों पर हमेशा किसी भी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न पूछता है कि मात्राओं का प्रयोग हमेशा होता है, प्रश्न पूछे स्वर पे या व्यंजन पे, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर पे। अब मात्रा से तात्पर्य क्या है, मात्रा से तात्पर्य होता है कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय जो होता है वो अपना क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। याद हो गया। या क्या बोलोगे कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन कैसा होता है, अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन पे कभी भी किसी भी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि ऋस्व स्वर कितने हैं और कौन कौन से। ऋस्व स्वर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो स्वर होगा वो क्या हो जाएगा, अ। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ई। तीसरा कौन सा हो जाएगा, उ। चौथा कौन सा हो जाएगा, री। और 5वां कौन सा हो जाएगा, लृ हो जाएगा। प्रश्न पूछे कि ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितने बता देंगे, 5। फिर दीर्घ स्वर में जाएंगे, देखेंगे कि अ का दीर्घ रूप जो होता है वो क्या होता है, आ। फिर ई का दीर्घ रूप होता है वो क्या होता है, ई। उ का दीर्घ रूप होता है वो क्या होता है, उ। फिर री का दीर्घ रूप होता है वो क्या होता है, री। और लृ का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है, विशेष तौर से ध्यान देना है। प्रश्न पूछे कि कौन सा वर्ण दीर्घ संज्ञा से रहित होता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, लृ वर्ण की कभी भी दीर्घ संज्ञाएं नहीं होती है। फिर अक्षर आ जाएगा ए,
फिर अक्षर आएगा ओ, फिर अक्षर आएगा अपना आई, और फिर अक्षर आ जाएगा अपना औ। कल अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि हिंदी में जो वर्णमाला में संयुक्त स्वरों का जो क्रम होता है वो क्या होता है, ए आई ओ औ, परंतु संस्कृत में इसका क्रम क्या होता है, ए ओ आई औ। ठीक है, तो ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रश्न पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रश्न पूछेगा कि ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अपन क्या बता देंगे, कितनी हो जाती है, 5। प्रश्न पूछे कि दीर्घ संज्ञा से रहित वर्ण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, लृ। प्रश्न पूछे कि ऋस्व संज्ञा से रहित वर्ण कौन कौन से, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ए ओ आई औ। इन 4 वर्णों की कभी भी ऋस्व संज्ञा नहीं होती है, विशेष तौर से ध्यान देना है। फिर प्लुत की बात करेंगे तो प्लुत में देखो अ ई उ री लृ, ये 5 वर्ण जाकर के वापस क्या बन जाते हैं, प्लुत बन जाते हैं। अब प्लुत का मतलब लिखेंगे तो अ, लेकिन साथ में प्लुत का चिन्ह लगा देंगे। अ के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, ऊ के बाद क्या आएगा, री के बाद क्या आएगा, लृ। फिर ये 4 वर्ण कौन कौन से, ए के बाद प्लुत, ओ के बाद प्लुत, आई के बाद प्लुत और औ के बाद प्लुत। तो अब गिनेंगे 5 तो ऋस्व के लिए, 4 दीर्घ के लिए। प्लुत स्वरों की संख्या की यदि बात की जाए तो प्लुत स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 9। अब ऋस्व संख्या 5, दीर्घ संख्या 8 और प्लुत संख्या कितनी हो गई, 9। 5 और 8 कितने होते हैं, 13। 13 और 9 कितने हो जाते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, तो पाणिनि के अनुसार यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 22। परंतु क्या होता है कि कभी कभी जब लृ वर्ण की गणना अपन ने यहाँ पे प्लुत में की तो स्वरों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 9। और यदि प्लुत में यदि अपन लृ वर्ण की गणना नहीं करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 8। जब यहाँ पे 8 होगी तो एक संख्या यहाँ पर भी कम हो जाएगी। तो पाणिनि के अनुसार कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, उत्तर यदि 21 भी आ जाए, उत्तर यदि 22 भी आ जाए और उत्तर यदि 21 22 साथ में आए, कभी भी न तो 21 का चयन करना है न 22 का चयन करना है, अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 21 अथवा 22 का चयन करना है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे। अब अपन क्या करते हैं कि पाणिनि ने जो ऋस्व स्वर बताया उन ऋस्व स्वर को वापस कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में बांट देंगे। वापस कितने भागों में बांटेंगे, 3। कौन कौन से भाग हो जाएंगे, उदात्तः, दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, अनुदात्तः, और तीसरा भाग अपना क्या हो जाएगा, स्वरितः। सेम दीर्घ वर्ण भी वापस कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, उदात्तः, दूसरा अनुदात्तः, तीसरा स्वरितः। प्लुत स्वर को भी वापस कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में। क्या कहलाएगा, पहला भाग हो जाएगा अपना उदात्तः, दूसरा भाग हो जाएगा अपना अनुदात्तः और तीसरा भाग हो जाएगा अपना स्वरितः। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा
कि पाणिनि शिक्षा पद्धति के अनुसार स्वर जो है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व स्वर को वापस कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। दीर्घ स्वर को भी वापस कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। और प्लुत स्वर को भी वापस कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांट दिया है। अब अगर अपन बात करते हैं कि ऋस्व स्वर में जो उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, स्वरित होता है, ये क्या होते हैं? तो उदात्त संज्ञा प्रश्न पूछेगी, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो अपन क्या बता देंगे? ऊंचैरुदात्तः। क्या बता देंगे? ऊंचैरुदात्तः। अनुदात्त संज्ञा का सूत्र पूछेगा तो क्या बता देंगे? नीचैरनुदात्तः। क्या बताएंगे? नीचैरनुदात्तः। और स्वरित का सूत्र पूछेगा तो अपन क्या बताएंगे? समाहारः स्वरितः। उच्चैरुदात्त का मतलब ऋग्वेद क्या कहता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के तालु आदि ऊपरी भागों से किया जाता है वे सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? उदात्त संज्ञक। और जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि तालु भागों से नीचे के भागों से अगर किया जाएगा वो वर्ण क्या कहलाएंगे? अनुदात्त कहलाएंगे। और जहाँ पे उदात्त अनुदात्त दोनों का यदि मिश्रित रूप पाया जाता है ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वरित कहलाएंगे। फिर ऋग्वेद क्या कह रहा है कि उदात्त संज्ञक वर्णों पर किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनुदात्त संज्ञक जो भी वर्ण होंगे वर्ण के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और स्वरित संज्ञक जो भी वर्ण होंगे उसके ऊपर क्या होगी? खड़ी रेखा आ जाएगी। तो अपने को पहचानना है कि कोई भी यदि स्वर आ रहा है यदि उसके ऊपर किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया हुआ नहीं है इसका मतलब उसको अपन कौन सी श्रेणी में ले जाएंगे? उदात्त की श्रेणी में। और यदि किसी भी स्वर के नीचे यदि अंडरलाइन का प्रयोग हो रहा है तो वो अक्षर अपना कैसा हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। और यदि किसी भी स्वर के ऊपर यदि खड़ी रेखा का प्रयोग हुआ है तो अपन क्या स्वीकार करेंगे कि वो स्वर जो है वो कैसा है? स्वरित संज्ञा वाला वर्ण है। अब अगर अपन अक्षर की बात करते हैं, यदि मैं सबसे पहले उदाहरण के रूप में ले रहा हूं कि अ को यदि अपन उदात्त में लिखेंगे तो अपन ने देखा था कि ऋग्वेद कहता है कि यहाँ पे यदि स्वरों के साथ किसी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो वो अक्षर अपने लिए क्या कहलाएगा? उदात्त। तो ये बिना चिन्ह का अ लिखा है इसका मतलब ये अ जो है वो कैसा है? उदात्त है। फिर अ के नीचे यदि अपन ने अंडरलाइन का प्रयोग करा है इसका मतलब ये अ जो है वो अपने कैसा हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। और अ के ऊपर यदि अपन ने खड़ी रेखा का प्रयोग करा है इसका मतलब ये अ जो है वो कैसा हो गया है? स्वरित हो गया है। फिर अपन दीर्घ में भी ये जो आ जो है वो भी किसका प्रकार है? अ के प्रकार है। इसका मतलब आ को यदि अपन उदात्त में लिखेंगे तो आ के ऊपर भी किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आ को यदि अपन अंडरलाइन करके लिखेंगे तो ये आ जो है वो अपने लिए कैसा हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। और आ को यदि अपन खड़ी रेखा से लिखेंगे तो ये आ हमारे लिए कैसा हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। फिर यदि प्लुत में जाते अ का रूप अ है लेकिन अपन ने देखा कि उदात्त के साथ किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तो ये चिन्ह किसका आ रहा है? प्लुत का आ रहा है। प्लुत तो पहले से है वो तो रहेगा। अनुदात्त में क्या करेंगे? अ प्लुत का निशान फिर अ के नीचे क्या आ जाएगी? अंडरलाइन आ जाएगी। और स्वरित में जाएंगे तो स्वरित में क्या आ जाएगा? ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग हो जाएगा। तो ये अ अपने लिए कैसा हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने अ को 3 प्रकार में लिखा था, ऋस्व में, दीर्घ में और प्लुत में लिखा। फिर वापस ऋस्व को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। दीर्घ को भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। और प्लुत को भी कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। ठीक है। जो अकेला अ था 3 प्रकार यहाँ हो गए, 3 प्रकार यहाँ हो गए और 3 प्रकार यहाँ हो गए। तो 3 जगह लिखा है। इसका मतलब अ को अपन ने अभी तक कितने भागों में लिख दिया है? 9 भागों में लिख दिया। फिर अपन बात करते हैं कि स्वर जो होता है वो कभी अनुनासिक भी हो सकता है और कभी अननुनासिक भी हो सकता है। तो अपन देखा था कि अनुनासिक से तात्पर्य क्या है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा अगर किया जा रहा है तो वो अक्षर अपना क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। और जिन वर्णों का उच्चारण केवल और केवल मुख से ही किया जाता है, मतलब नासिका की सहायता नहीं ली जा रही है, तो वो अक्षर अपना क्या कहलाएगा? निरनुनासिक अथवा अनअनुनासिक कहलाएगा।
तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो उदांत है ये वापस अपने कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में। ये अनुदांत है ये भी कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में। और ये स्वरित जो है वो भी कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में। 2 भागों में देखेंगे सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, अनुनासिक। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, अनुनासिक। अब पहला अनुनासिक हुआ है तो दूसरा स्वाभाविक है, कौन सा हो जाएगा, अनानुनासिक। सेम ऐसा कैसा, पहला अनुनासिक तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनुनासिक। स्वरित में जाएंगे तब भी पहला कौन सा होगा, अनुनासिक होगा, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, अननुनासिक। अब इस अ को यदि अनुनासिक में लिखना है, इसका मतलब अ के ऊपर अपन किसका प्रयोग कर देंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही अनुस्वार का प्रयोग किया तो वो अक्षर अपना क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। और अनुनासिक में लिखना है, इसका मतलब इसके साथ किसी भी प्रकार के अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। ये उदांत हो गया। अनुदांत है तो सबसे पहले तो अ लिखेंगे, वो कैसा लिखेंगे, अनुदांत लिखेंगे। और फिर अनुदांत लिखने के बाद इसको कैसा बनाना, अनुनासिक बनाना है, अनुनासिक का चिन्ह लगा देंगे। फिर अनुनासिक लिखना है, ये अनुनासिक हो गया। स्वरित में जाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, स्वरित का निशान लगाएंगे, फिर उसको क्या बनाना है, अनुनासिक बनाना है, ये अनुस्वार लगा दिया। फिर उसको अपन क्या लिखेंगे, अनुनासिक लिखना है तो स्वरित लिख के छोड़ दो। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 जो अकेला अ था ये जाकर के अपने यहाँ पे कितने प्रकार का बन गया है, 6 प्रकार का बन गया है। सेम दीर्घ में जाएंगे, यहाँ पर भी यही बात सेम। उदांत वापस कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हो गए, पहला हो गया अनुनासिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अननुनासिक। दीर्घ में जाएंगे तो दीर्घ में भी यही है, पहला कौन सा है, अनुनासिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अननुनासिक। स्वरित में जाएंगे तो स्वरित में भी क्या होगा, पहला अनुनासिक और दूसरा हो जाएगा अपना अननुनासिक। अब अनुनासिक जो लिखा है इसका मतलब यहाँ पे अक्षर कौन सा आ रहा है, उदात आ रहा है। और उदात में क्या आ रहा है, आ, और आ कैसा बनाना है, अनुनासिक, ये अनुनासिक बना दिया। फिर दूसरा इसको अननुनासिक बनाना है तो अपन क्या करेंगे, आ लिखेंगे और अनुनासिक करके छोड़ दो। फिर अनुदात की बात करें तो अनुदात का मतलब आ तो लिखना है, आ के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और फिर इसको कैसा बना देंगे, अनुनासिक बना देंगे। आगे जाएंगे तो आ लिखा, अनुनासिक बनाना है तो अंडरलाइन करके छोड़ दो। फिर आ लिखा और आ के ऊपर किसका निशान आ जाएगा, सबसे पहले स्वरित का, और स्वरित के बाद में भी इसको क्या बनाना है, अनुनासिक बनाना है। फिर अपन आगे बात करते हैं आ और केवल स्वरित का निशान छोड़ दो। ये भी कितने प्रकार के हो गया, 6 प्रकार का। कि ऊपर जो आ था उसके सबसे पहले 3 भेद करें, वापस इनके 2 के 2 हुए, एक कितने प्रकार का हो गया, 6। जैसे आ के 6 प्रकार करें वैसे ई के भी होंगे, ऊ के भी होंगे, री के भी होंगे। एक सेम आ को अपने उदाहरण मानना है तो आप किसी भी स्वर को लेकर के करेंगे, प्रत्येक अक्षर यहाँ पे कितने प्रकार का हो जाएगा, 6। यहाँ पर भी जो अक्षर आ रहा है वो भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 6 प्रकार का। अब अगर अपन प्लुत में जाएंगे तो प्लुत का जो उदांत है वो भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, अनुनासिक, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, अनुनासिक। फिर अनुदात की बात करते, अनुदात में भी पहला कौन सा आएगा, अनुनासिक आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, अननुनासिक। फिर स्वरित की बात करते हैं, स्वरित में भी पहला क्या होगा, अनुनासिक होगा, और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, अननुनासिक हो जाएगा। अब उदात में देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा अ के साथ किसका निशान आ जाएगा, प्लुत का निशान, और बाद में अपन किसका चिन्ह लगा देंगे, अनुस्वार का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं, अ लिखा,
अनुनासिक बनाना है, इसका मतलब इसमें अनुनासिक अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। अनुदात में जाएंगे तो अ लिखेंगे, फिर अनुदात का चिन्ह लगाएंगे, ये प्लुत निशान पहले है ये, और अपने को किसका निशान लगाना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। अनुनासिक बनाना है, इसका मतलब इसको ऐसे करके छोड़ दो। फिर अ के साथ प्लुत, फिर क्या जाएगा, स्वरित, और कैसा बन जाएगा, अनुनासिक बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, स्वरित होगा, प्लुत होगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो अ आ रहा था वो भी अ अपने जो है वो कितने प्रकार का हो जाएगा, 6 प्रकार का हो जाएगा। तो अपन ने क्या देखा, देखो कि पाणिनि ने जो स्वर बताए वो कितने प्रकार के बता दिए, 3 प्रकार के। कौन कौन से बताए, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ऋस्व स्वर कितने हैं, 5 है, दीर्घ स्वर कितने हैं, 8 है, और प्लुत स्वर कितने हैं, 9 है। ऋस्व स्वर 5 वापस कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में। दीर्घ स्वर को भी कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, और प्लुत को भी वापस कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। फिर वापस जो उदात था उसको भी कितने भागों में बांटा, 2। कौन कौन से, अनुनासिक और अनुनासिक। उदात में भी 2 भागों में, अनुदात भी 2 भागों में, और स्वरित भी वापस कितने भागों में, 2 भागों में। 2 2 2 करेंगे तो ऊपर जो अकेला अ आ रहा था यहाँ जाकर के उसके कितने भेद हो गए, 6। तो इसका मतलब अ की जगह पर ई लिखेंगे, ई भी कितने प्रकार की, 6 प्रकार की हो जाएगी। ऊ लिखेंगे तो वो भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 6 प्रकार का हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछता है जैसे कि अ वर्णः कतिविधः, क्या प्रश्न पूछेगा कि अ जो वर्ण है वो कितने प्रकार का होता है, अवर्ण कितने प्रकार का होता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अब अपन क्या देखेंगे यहाँ से कि अ यहाँ पे है कितने प्रकार, 6। फिर अ कई दीर्घ रूप कहाँ है, यहाँ पे, इसके भी कितने प्रकार हो गए, 6। फिर इसी अ का भी वापस क्या आ जाएगा, प्लुत रूप, यहाँ पर भी कितने प्रकार हो गए, 6। इसका मतलब तीनों जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, 6 6 6 जोड़ेंगे कितने प्रकार हो जाएगा, 18। प्रश्न पूछेगी अवर्ण कितने प्रकार का होता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 18। और प्रश्न देखो ऐसे पूछ ले कि आ वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो अपन ने क्या करा था कि अ को लेने के लिए आ को जोड़ा, आ पूछ लेता है तभी भी अपने आ सबके रूप जोड़ेंगे तो भी अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब अगर प्रश्न पूछे कि ई वर्ण, अब ई का मतलब ये दोनों प्रकार की ई के बारे में पूछ सकता है। ई यहाँ पर 6 प्रकार की है, ये भी 6 प्रकार की, ये भी तीनों जगह आ रही है। इसका मतलब ये ई जो है वो भी कितने प्रकार की हो गई है, 6 प्रकार की हो गई है। फिर प्रश्न पूछे कि ऊ कितने प्रकार का होता है, ऊ भी देखो ऋस्व दीर्घ प्लुत तीनों जगह आ रहा है। इसका मतलब ऊ भी कितने प्रकार का हो गया, 18 प्रकार का हो गया। अब प्रश्न पूछे कि री कितने प्रकार की और लरी कितने प्रकार की, और यहां पे पूछ ले अपने को ए ओ आई औ कितने प्रकार का। अब देखो अपन ने देखा था कि लरी वर्ण का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है, और ए ओ आई औ इन 4 स्वरों का कभी भी ऋस्व रूप नहीं होता है। तो अब ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो 6 और 6 कितने, 12, यहां पर नहीं है। इसका मतलब ए ओ आई औ ये चारों स्वर यहां पर है, यहां पर है। इसका मतलब इनके कितने भेद हो जाएंगे, 12 भेद हो जाएंगे। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। ए ओ आई औ कितने प्रकार के होते हैं, 12। कौन सा भेद नहीं होता है, तो विश्व भेद नहीं होता है। और लरी का कौन सा भेद नहीं होता है, तो अपन क्या बता देंगे, दीर्घ भेद नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं री और लरी की। री ऋस्व में भी है, दीर्घ में भी है और प्लुत में भी है। तो 6 6 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 18। और लरी का ऋस्व रूप में भेद है, तो 6 दीर्घ रूप नहीं होता है,
और वापस प्लुत में आता है तो 2 जगह आ गई, कितने भेद हो गए 12। पहली प्राथमिकता अपन इसको देंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं पाणिनि ने लिखे सूत्र, और उसके बाद में वार्तिकार हुए थे कात्यायन, जिन्होंने लिखा था री ली वर्णयो सावर्ण्यम इति वाच्यम, कि री और ली दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। तो वार्तिकार कात्यायन ने इन दोनों को क्या करा, जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद अगर हम प्रकारों की बात करेंगे तो आज अपन देख लेते हैं यहाँ पे। अब री में देखेंगे, री जैसे री वर्ण है तो री के में अक्षर में भी क्या मिली हुई, री मिली हुई है। इसका मतलब उन्होंने क्या करा, इन दोनों अक्षरों को जोड़ दिया। तो री के तो 18 है ही है, और री के कितने भेद हो रहे 12। इन्होंने क्या करा, 18 के साथ में 12 और जोड़ दिए, तो कितने प्रकार हो गए 30 प्रकार हो गए। और अगर अपन ने री बनाने के लिए री की सहायता ली तो अपन क्या करेंगे, री बनाने के लिए भी वापस किसकी सहायता ले लेंगे, री की सहायता। तो री के खुद के तो 12 ही है, लेकिन री के कितने हैं 18 है, इसको जोड़ देंगे तभी भी अपना उत्तर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मित्रों ये जरूर देखना है कि री के बारे में यदि ऑप्शन में 30 दे रखा है तो पहले प्राथमिकता किसको देंगे 30 को, नहीं दे रखा है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 18। री के बारे में भी पहली प्राथमिकता 30 दे रखा है तो 30 भरेंगे, नहीं दे रखा है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। तो अवर्ण कितने प्रकार का हो रहा है, अ ई उ, ये 3 अक्षर तो कितने प्रकार के हो 18। ए ओ आई औ ये कितने प्रकार के होते 12। और री के बारे में पूछ लेता है तो ये अपने उत्तर कितने हो जाएंगे 30 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है। फिर मैं आपको एक छोटी सी एक बात और बता दूं, सूत्र आता है एक तपरः तत्कालस्य, क्या सूत्र लिखा है तपरः तत्कालस्य। ये पर का मतलब होता है बाद में कौन सा अक्षर त वर्ण, ये कहता है तत्कालस्य। ये अभी तक देखो अपन लिखा था कि अ वर्ण कितने प्रकार का लिखा, इसका मतलब अपन ने अ में ऋस्व दीर्घ प्लुत किसी भी अक्षर के साथ में त नहीं लगाया, इसका मतलब अपने को यहाँ पे सारे प्रकार जोड़ने। और अगर अपन त लगा दे इसका मतलब वो अक्षर वही रहता है। जैसे माना कि देखो मैं अ के साथ में त लगा दूं तो ये यहाँ पे क्या बन गया अत बन गया। अत लिखा है इसका मतलब देख लो तत्काल का मतलब उसी काल में रहता है। ठीक है। अब अपन ने क्या करा, यहाँ पे तो त नहीं लिखा, इसका मतलब ऋस्व दीर्घ प्लुत सब जोड़ा। और यदि मैं त लिख दूं इसका मतलब ये तत्काल का मतलब उसी काल में रहेगा। जैसे ऋस्व के साथ में अ है, अ में त लगा दिया, इसका मतलब ऋस्व में ही रहेगा, दीर्घ की गणना भी नहीं होगी और प्लुत की गणना भी नहीं होगी। फिर तो अ के साथ में त लगाया, इसका मतलब देख लो अ कितने प्रकार का है 6 प्रकार का। जैसे अत के बारे में पूछा जाए अपना उत्तर क्या हो जाएगा 6, और केवल अ के बारे में पूछा जाता है तो उत्तर क्या हो जाता है 18 हो जाता है। ठीक है। अ की जगह यदि मैं ले लूं आ, और आ के साथ में भी क्या लगा दूं ता, तो आ कहाँ है दीर्घ में, आ कितने प्रकार का होता है 6, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि अपन लिखा ई और ई के साथ में लगा दिया तो ई यहाँ पे जैसे अ के 6 प्रकार हुए वैसे के वैसे ई भी कितने प्रकार की हो जाएगी 6 प्रकार की। तो ई वापस भेद पूछ लिए तो ई की भी कितने होते 6। और माना कि मैं लिख दूं यहाँ पे ए और ए के साथ में त लगा दूं तो भी देखो ए यहाँ पे कितने प्रकार का हो जाएगा 6, ए के भी कितने प्रकार का हो जाएगा 6। अब किसी भी अक्षर के साथ में अगर त लगा के पूछा जा रहा है तो अपने को क्या रखना, जो जिस काल में उसको वही रखना है, आपस में ऋस्व दीर्घ प्लुत की गणना नहीं करनी है। और अगर त लगा के नहीं पूछा जा रहा है तो अपन ये जो स्वर जहां जहां आ रहे हैं सबको आपस में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे भी अपवाद की बात क्या है कि री के साथ में त लगा दे और री के साथ में त लगा दे। अब री के साथ में त लगाए तो अपन लिखा था कि यहाँ पे देखो सवर्ण संज्ञा हुई तो री तो 6 प्रकार की है ही अपने पास में ये, और साथ में री की भी जोड़ देंगे तो 6 और 6 जोड़े तो अपना उत्तर कितना हो गया 12। तो यहाँ पे विशेष तौर से देखेंगे कि ऋत के भेद पूछेगा तो भी अपना उत्तर क्या होगा 12, और ऋत के भेद पूछेगा तो भी अपना उत्तर क्या हो जाएगा 12। अब अपने को याद क्या रखना है, 2 अक्षर याद रखने हैं कि कभी भी ऋत के भेद पूछे या
लृत के भेद पूछे, अपना उत्तर क्या हो जाएगा 12। बाकी किसी भी अक्षर के साथ में अगर त लगा करके प्रश्न पूछा जा रहा है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर किसी भी अक्षर के साथ में त लगा के नहीं पूछा जाता है तो अ के भेद कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, ई के भेद भी कितने होंगे 18, ऊ के भेद भी कितने होंगे 18 और ए ओ आई आउ के भेद कितने होंगे 12। री के भेद 30 होते, ऑप्शन में 30 नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। री के भेद 30 होते, ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछ ले कि पाणिनि शिक्षा पद्धति के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 21 या 22। तो ये विशेष तौर से अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि पाणिनि के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवा कितने होते हैं, यम वर्ण कितने होते हैं और संघर्षित ध्वनियां कौन कौन सी होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस कोणार्क ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी भर्ती परीक्षाओं की सभी विषयों की वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहे। धन्यवाद।